नंदिनी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। नंदिनी को देखते ही तरंग की बाँछें खिल गईं। हम तो हमेशा सही समय पर ही आते हैं जीजाजी, पर यह तो बताइए कि अचानक ऐसा क्या काम आ पड़ा। कल खुशी के स्कूल में बच्चों के माता पिता को आमंत्रित किया गया है। मैं तो जा नहीं सकता। कल मुख्यालय से पूरी टीम आ रही है निरीक्षण करने। अपनी दीदी नम्रता को तो तुम जानती ही हो, दो चार लोगों को देखते ही घिग्गी बन जाती है। यदि कल तुम इस खुशी के स्कूल चली जाओ तो बड़ी कृपा होगी। तरंग ने बड़े ही नाटकीय स्वर में कहा। आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है, पर बदले में आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहो ना, ऐसी क्या बात है। कल टिबोली में नई फिल्म लगी है, आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। नंदिनी ने तुरंत ही हिसाब किताब बराबर करने का प्रयत्न किया। यह कौन सी बड़ी बात है, मैं तो स्वयं यह फिल्म देखना चाह रहा था, और इतना मनमोहक साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। तरंग बड़ी अदा से मुस्कुराया। चलो, खुशी की समस्या तो सुलझ गई। क्यों खुशी, अब तो खुश हो। तरंग ने अपनी बेटी की सहमति चाही। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे स्कूल में जब मेरे सभी साथियों के साथ उनके मम्मी पापा आएंगे, तब मैं अपनी नंदिनी मौसी के साथ पहुंचूंगी। खुशी रोआसी हो उठी। चिंता मत करो खुशी बेटी, मैं तुम्हारे स्कूल में ऐसा समा बांधूंगी कि तुम्हारे सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। नंदिनी ने खुशी को गोद में लेने का यत्न करते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए आपका समा बमा। अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं जा सकते तो मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी। खुशी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। तुमने बहुत सिर चढ़ा लिया है अपनी लाडली को। घर आए मेहमान के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए यह तक नहीं सिखाया उसे। तरंग नम्रता पर बरस पड़ा। उस पर क्यों बरसते हो, तुम भी तो पापा हो खुशी के। तुमने कुछ क्यों नहीं सिखाया पढ़ाया। तरंग की माँ पूड़ा देवी, जो अब तक तटस्थ भाव से सारा प्रकरण देख रही थी, अब स्वयं को रोक न सकी। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जीवन भर याद रखेगी। तरंग तेजी से अंदर की ओर लपका तो नम्रता को जैसे होश आया। उसने दौड़कर खुशी को गोद में छिपा लिया। आज से इसका खाना पीना बंद, 2 दिन तक भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तरंग लौटकर सोफे पर बैठते हुए बोला। क्यों इतना क्रोध करते हो जीजाजी। खुशी तो 5 वर्ष की नन्ही सी बच्ची है, वह क्या समझे तुम्हारी दुनियादारी। जो मन में आया बोल दिया। चलो अब मुस्कुरा भी दो जीजाजी, क्रोध में तुम जरा भी अच्छे नहीं लगते। नंदिनी बड़े लाड से बोली तो नम्रता भड़क उठी। वह बोली, नंदिनी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इस समय तुम जाओ, हमें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को स्वयं सुलझाने दो। दीदी तुम भी ना, मैं तो तुम्हारे लिए ही चली आती हूँ। आज भी ऑफिस से सीधी यहाँ चली आई। तुम तो जब भी मिलती हो यही रोना रोती हो कि तरंग तुमसे दुर्व्यवहार करते हैं, तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। मुझे लगा मेरे आने से तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है यहाँ आकर अपना अपमान करवाने की। नंदिनी ने पलटवार किया। नम्रता, नंदिनी से क्षमा मांगो। घर आए मेहमान से क्या इसी तरह व्यवहार किया जाता है। नम्रता कुछ बोल पाती उससे पहले ही तरंग ने फरमान सुना दिया। नम्रता तरंग की बात सुनकर प्रस्तर मूर्ति की भांति खड़ी रही। न उसने तरंग की बात का उत्तर दिया, न ही माफी मांगी। तुमने सुना नहीं, नंदिनी से क्षमा मांगने को कहा था मैंने। तरंग चीखा। मेरे लिए यह संभव नहीं है तरंग, नम्रता ने उत्तर दिया, और खुशी को गोद में उठाकर अंदर चली गई। छोड़ो भी जीजाजी, क्यों बात का बतंगड़ बनाते हो। मैं अब चलूंगी। नंदिनी उठ खड़ी हुई। इस तरह बिना खाए पिए। रुको, मैं कोई ठंडा पेय लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहकर नंदिनी ने अपना बैग उठा लिया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। मैं अपनी कार से आई हूँ। अपनी कार में जाना भी अकेली युवती के लिए सुरक्षित नहीं है। तरंग तुरंत साथ चलने के लिए तैयार हो गया, और क्षणभर में ही दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले मुख्य द्वार से बाहर हो गए। द्वार बंद कर जब नम्रता पलटी तो खुशी और पूड़ा देवी दोनों उसे आग्नेय दृष्टि से घूर रही थीं, जैसे उसने कोई अक्षम्य अपराध कर डाला हो। मम्मी तुम गंदी हो, खुशी रोआसे स्वर में बोली। उसे तरंग का इस तरह नंदिनी के साथ चले जाना बहुत अखर रहा था। आप भी कह ही डालिए जो कहना है, इस तरह मुंह फुलाए क्यों बैठी हैं। नम्रता पूड़ा देवी को चुप बैठे देखकर बोली। मैं तो यही कहूंगी कि तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान तो तुम्हारी 5 वर्षीय बेटी है। उसने आज नंदिनी को अपने व्यवहार से वह सब जता दिया जो तुम कभी नहीं कर पाई।
मैं आपके संकेतों की भाषा समझती हूँ माँ जी, पर क्या करूँ? नंदिनी मेरी चचेरी बहन है। चचेरी बहन? बात अपनी गृहस्थी को बचाने की हो तो सगी बहन से भी सावधान रहना चाहिए, पूड़ा देवी बोली। नंदिनी को क्या दोष दूं माँ जी, जब अपना पैसा ही खोटा निकल जाए। तरंग को तो अपनी पत्नी को छोड़कर हर युवती में गुड़ ही गुड़ नजर आते हैं। आज नंदिनी है, उससे पहले तन्वी थी। विवाह से पहले की उनकी रासलीलाओं के संबंध में तो आप जानती ही हैं। मैं सब जानती हूँ, पर मैंने जिस लड़की को तरंग की पत्नी के रूप में चुना था, वह तो जिजीविषा से भरपूर थी। तुम्हारा गुणगान अपने तो क्या, पराये भी करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम सबसे कटकर अपनी ही खोल में सिमट कर रह गई हो? पता नहीं, पर दिन रात मेरी कमियों का रोना रोकर तरंग ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ। आपने सुना नहीं था, तरंग नंदिनी से कह रहे थे कि अजनबियों के बीच जाते ही मेरी घिग्गी बन जाती है। जबकि कॉलेज में मैं साहित्यिक क्लब की सर्वेसर्वा थी। पूरे 4 वर्षों तक मैंने उसका संचालन किया था। जानती हूँ, पर कॉलेज में तुम क्या थी यह कोई नहीं पूछता। अब तुम क्या हो? अपने लिए नहीं तो खुशी के लिए अपने जीवन पर अपनी पकड़ ढीली मत होने दो बेटी, पूड़ा देवी ने भरे गले से कहा। नम्रता ने खुशी और पूड़ा देवी को खिला पिलाकर सुला दिया और तरंग की प्रतीक्षा करने लगी। तरह तरह की बातें सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी थीं। सोच में डूबी हुई कब वह निद्रा देवी की गोद में समा गई, उसे स्वयं ही पता नहीं चला। तरंग ने जब घंटी बजाई तो वह घबरा कर उठ बैठी। मर गई थी क्या? कब से घंटी बजा रहा हूँ। द्वार खुलते ही नशे में धुत तरंग बरस पड़ा। आवाज नीची रखो, पड़ोसी जाग जाएंगे। पड़ोसियों का डर किसे दिखा रही हो? बेचारी नंदिनी से तुमने पानी तक नहीं पूछा, कितनी आहत होकर गई है वह तो तुम्हारे और खुशी के लिए जान भी देने को तैयार रहती है। उसके साथ ऐसा व्यवहार। मैंने उसे होटल में ले जाकर खिलाया पिलाया, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तरंग अपनी ही रौ में बहे जा रहा था। समझ गई, मतलब खा पी कर आए हो, अब भोजन की आवश्यकता नहीं है, नम्रता व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। यह भी कोई कहने की बात है? सीधी सादी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती, मूर्ख शिरोमणि कहेंगी। अस्पष्ट शब्दों में बोलकर तरंग अपने बिस्तर में लुढ़क गया। और कोई दिन होता तो रोती कलपती नम्रता भूखी ही सो जाती, पर आज नहीं। कहीं कोई कांटा इतना गहरा धंस गया था जिसकी टीस उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। स्वयं को स्वस्थ रखने का भार भी तो उसके ही कंधों पर है। क्या हुआ जो तरंग साथ नहीं देता? नम्रता ने भोजन को करीने से मेज पर सजाया, जैसे किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा हो। बत्ती बुझाकर मोमबत्ती जलाई और उसकी मंद रोशनी में रात्रि भोज का आनंद लेती रही। लंबे समय के बाद उसे लगा कि प्रसन्न होने के लिए किसी बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं होती, सही मनोस्थिति का होना ही पर्याप्त है। फिर न जाने क्या सोचकर अपनी फाइल निकाल कर बैठ गई। पढ़ाई में वह ठीक ठाक थी, पर अन्य गतिविधियों में उसका सानी कोई नहीं था। नृत्य, संगीत, खेलकूद, वाद विवाद, नाटकों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती थी। पर विवाह होते ही सब कुछ बदल गया। नम्रता ने उदासीनता की ऐसी चादर ओढ़ ली जिसे भेद पाना दूसरों के लिए तो क्या, स्वयं उसके लिए भी कठिन हो गया। रात के सन्नाटे में स्वयं से ही अपना परिचय करवाकर नम्रता रोमांचित हो उठी। खुशी ने उसके व्यक्तित्व को झकझोर कर जगा दिया। अगले दिन की उजली सुबह नया ही रूप रंग लेकर आई। नम्रता हौले हौले गुनगुना रही थी। तरंग को ऑफिस जाने की जल्दी थी, एक जरूरी मीटिंग की तैयारी जो करनी थी। नंदिनी को फोन कर देना, कल के व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेना, नहीं तो वह नहीं आने वाली खुशी के स्कूल। तरंग जाते हुए हिदायत दे गया था। सुनकर खुशी ने ऐसा मुंह बनाया कि पूड़ा देवी को हंसी आ गई। मुझे नहीं जाना नंदिनी मौसी के साथ। तरंग को जाता देख खुशी धीमे स्वर में बुदबुदाई। खुशी चलो तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। नम्रता ने खुशी से कहा, मैं नंदिनी मौसी के साथ स्कूल नहीं जा रही, तुम मेरे साथ जाओगी। तुम्हारे पापा व्यस्त हैं, पर मैं नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का भार मेरे कंधों पर है, नंदिनी पर नहीं। सच मम्मी, मेरी नई जन्मदिन वाली पोशाक निकाल दो, आज स्कूल ड्रेस पहनना जरूरी नहीं है। दादी माँ, सुना आपने, मैं और मम्मी स्कूल जा रहे हैं। खुशी ताली बजाकर नाचने लगी। मुझे नहीं ले चलेगी खुशी, घर में बैठे बैठे ऊब जाती हूँ। चलिए ना माँ जी, हम तीनों चलेंगे। स्कूल जाने के बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर बाहर ही खा पी कर लौट आएंगे। उत्तर खुशी के स्थान पर नम्रता ने दिया।
क्यों नहीं, मैं तो खुशी से पहले तैयार हो जाऊंगी, पूड़ा देवी ने सहमति जताई। तरंग ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उसके परिवार की महिलाएं बिना उसकी सहायता के घर से बाहर की खुली हवा में निकलने का साहस करेंगी। पूड़ा देवी ने परिवार में कठोर अनुशासन के दिन बिताए थे। उनके सास ससुर ही नहीं, उनके पति भी स्त्रियों का स्थान घर की चार दीवारी में ही होने में विश्वास करते थे। उन्होंने यही सोचकर संतोष कर लिया था कि उनका जीवन तो किसी प्रकार कट गया, पर आने वाली पीढ़ी को वे अपनी तरह घुट-घुट कर नहीं जीने देंगी। पर केवल सोच लेने से क्या होता है? वे नम्रता के हंसमुख और जिंदा-दिल स्वभाव से ही प्रभावित हुई थीं, पर विवाह के बाद तिल-तिल कर बुझने लगी थी नम्रता। यूँ घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। तरंग की अच्छी भली नौकरी थी, उनके पति श्री राम का फलता-फूलता व्यवसाय था, पर तरंग ने अपने पिता के आचार-विचार और स्वभाव विरासत में पाया था। वह स्वयं रंग-रंगेलियां मनाने को स्वतंत्र था, पर नम्रता पर कड़ा पहरा था। उसका खिड़की से बाहर झांकना तक तरंग को पसंद नहीं था। नम्रता को हर बात पर नीचा दिखाना, जली-कटी सुनाना, क्रोध में बर्तन प्लेटें आदि उठाकर फेंक देना उसके स्वभाव के अभिन्न अंग थे। ऐसे में नम्रता अपने ही संसार में सिमट कर रह गई थी। दादी माँ सो गईं क्या? उनकी विचार श्रृंखला शायद इसी तरह चलती रहती कि खुशी के स्वर ने उन्हें झकझोर कर जगा दिया। मेरा स्कूल आ गया दादी माँ, खुशी बोली। तेरा स्कूल नहीं आया बुद्धू, हम तेरे स्कूल आ गए, पूड़ा देवी ने हंसते हुए कहा। देखा मम्मी, दादी माँ मुझे बुद्धू कह रही हैं, खुशी हंसते हुए बोली। फिर माँ और दादी माँ का हाथ थामे अपनी कक्षा की ओर खींच ले गई। सीरी मैम, मेरी मम्मी और मेरी दादी माँ, खुशी ने प्रसन्नता से अपनी टीचर से दोनों का परिचय कराया। आपको पहली बार देखा है मैंने, आप तो कभी आती ही नहीं, कभी मन नहीं होता हम लोगों से मिलने का, सीरी मैम ने उलाहना दिया। जी आगे से आया करूंगी, नम्रता ने उत्तर दिया। हम लोग तो अभिभावकों और बच्चों के बीच मेल-जोल को प्रोत्साहित करते हैं। सीरी मैम, मेरी दादी माँ को बहुत सी कहानियाँ आती हैं और मेरी मम्मी तो इतनी होशियार हैं कि पूछो ही मत। खुशी अब भी जोश में थी। हम तो अवश्य पूछेंगे, सीरी मैम मुस्कुराईं। तभी खुशी सीरी मैम के कान में कुछ कहने लगी। हाँ देख लिया, तुम्हारी मम्मी तो वाकई बहुत सुंदर हैं। सीरी मैम ने खुशी की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत नटखट हो गई है, कुछ भी बोलती रहती है। नम्रता शर्मा गई। सुंदर को सुंदर नहीं तो और क्या कहेगी खुशी? आपकी बेटी बहुत प्यारी और होशियार है। स्कूल से निकलकर नम्रता खुशी को एक बड़े से मॉल में ले गई। वहाँ बच्चों के लिए अनेक प्रकार के गेम्स थे, जिनका आनंद लेने के लिए वहाँ बच्चों की भीड़ लगी थी। खुशी के साथ ही पूड़ा देवी और नम्रता ने भी उनका भरपूर आनंद लिया। दिन भर मस्ती करके और खा पी कर जब तीनों घर पहुंची तो थककर चूर हो गई थीं। अतः शीघ्र ही निद्रा देवी की गोद में समा गईं। घंटी की आवाज सुनकर नम्रता हड़बड़ा कर उठी। घड़ी में 6 बज रहे थे। द्वार खोला तो तरंग सामने खड़ा था। सो रही थी? हाँ, नम्रता बोली। खुशी और माँ भी सो रही हैं? पूछते हुए तरंग अंदर आ गया। फिर गुस्से से बोला, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, पर तुम सब तो बस अपनी नींद में डूबे रहो। क्या कहकर गया था मैं? यही ना कि नंदिनी को फोन कर लेना और कल के व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेना, तो वह खुशी को स्कूल ले जाएगी। पर नहीं, तुम अपनी ही ऐंठ में हो। तुमने कुछ नहीं किया, चाहे बच्ची का भविष्य चौपट हो जाए। हमने फोन नहीं किया तो क्या हुआ? आपने तो नंदिनी को फोन किया ही होगा। नम्रता ने सहज भाव से पूछा। प्रश्न पूछ रही हो या ताना मार रही हो? तरंग क्रोधित हो उठा। मैं तो दोनों में से कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो केवल जानना चाह रही थी। तो जान लो, मैंने नंदिनी को यह जानने के लिए फोन किया था कि वह खुशी के स्कूल गई या नहीं। तो पता चला कि तुमने उसे फोन तक नहीं किया क्षमा मांगने की, कौन कहे। एक बात तो साफ हो गई कि तुम्हें खुशी की कोई चिंता नहीं है। खुशी की चिंता है, इसीलिए नंदिनी को फोन नहीं किया तरंग। यह भी जान लो कि अजनबियों के सामने मेरी घिग्गी नहीं बनती। मैं और माँ जी खुशी के स्कूल गए थे और सच मानो कि खुशी को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। नम्रता हर एक शब्द पर जोर देकर बोली। ओह, तो अब तुम्हारे मुंह में भी जुबान आ गई है। तुम यह भी भूल गई कि नंदिनी तुम्हारी बहन है। तरंग, चाहे बहन हो या पति, अन्याय का प्रतिकार करने का अधिकार तो मेरे पास होना ही चाहिए। मैं अब तक चुप थी, पर अब मैं लड़ूंगी, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी खुशी के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी। पूड़ा देवी, जो अब तक चुप खड़ी थी, धीमे स्वर में बोली।
माँ तुम भी? तरंग चौंक कर बोला। क्या कहूँ बेटे, जीवन भर अन्याय सहती रही मैं, पर अब लगता है समय बदल गया है। नम्रता के साथ मैं भी लड़ूंगी अपनी खुशी के लिए। पूड़ा देवी धीमे स्वर पर दृढ़ स्वर में बोली। नम्रता बढ़कर पूड़ा देवी के गले से लग गई। उसकी आंखों में आभार के आंसू थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।